अच्छा बेटे, हम शुरू करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेटल कार्बोनाइल, तो उसको पहले हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे तो फिर आगे चलेंगे। इसमें आपने पढ़ा था कि बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड की अपनी बॉन्डिंग जो है वो किस तरह से होती है। तो उसके लिए मैंने कहा था कि हमारे पास जो है ये दो मॉडल हैं। एक जो है ये ओल्ड क्लासिकल मेथड है कि जिसमें जब कार्बन मोनोऑक्साइड फ्री फॉर्म में होता है तो आपने ये उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखी थी कि जिसमें चूंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 1s2 2s2 2p2, यानी कि उसके वैलेंस शेल में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2p में 2 होते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 8 होता है, 1s2 2s2 2p4, यानी कि वैलेंस शेल में 2s में 2 और 2p में 4 होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप फ्री कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको पता है कि इसमें ये इनके 2s ऑर्बिटल हैं, ये ऑक्सीजन का 2s ऑर्बिटल है और ये कार्बन का है। तो ये जब ओवरलैप करेंगे तो इनका एक बॉन्डिंग सिग्मा 2s ऑर्बिटल बनेगा और दूसरा जो है वो एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल बनेगा। अब चूंकि दोनों के 2s में दो दो इलेक्ट्रॉन है तो उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन जो है ये बॉन्डिंग में आएगा और एक एक इलेक्ट्रॉन जो है ये एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा। तो जो पेयर सिग्मा 2s में या बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आने से जो बॉन्ड बना था वो एक पेयर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाने से वो बॉन्ड टूट जाता है, लिहाजा 2s के दोनों एटम्स के 2s की ओवरलैप से कोई बॉन्ड नहीं बनता। इसी तरह इनके अगर आप ये p ऑर्बिटल देखें तो कार्बन के ये 2px है, ये 2px है, 2py और ये 2pz। इसी तरह से इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऑक्सीजन के ये 2px में एक, 2py में एक और 2pz में दो इलेक्ट्रॉन है। अब सबसे पहले ये दोनों के 2px ऑर्बिटल जो हैं ये हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं, तो यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल बनता है इसका नाम होता है सिग्मा 2ps और इसका जो एंटी बॉन्डिंग बनेगा वो बनेगा सिग्मा स्टार, ये वाला, ये सिग्मा स्टार 2px होगा। अब चूंकि दोनों के px में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ये सिग्मा 2px में आएगा, जिसकी वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ये जो सेंटर वाला बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसी तरह ये दोनों के जो 2py ऑर्बिटल हैं ऑक्सीजन का और कार्बन का, ये पैरेलल ओवरलैप करेंगे तो ये पाई 2py बनाएंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल और इसका एंटी बॉन्डिंग बनेगा पाई स्टार 2py ऑर्बिटल होगा। इसी तरह ये 2pz ऑक्सीजन का और ये 2pz कार्बन का, ये भी चूंकि अनहाइब्रिडाइज्ड है तो ये हेड ये पैरेलल ओवरलैप करेंगे तो ये पाई 2pz और ये पाई स्टार 2pz ऑर्बिटल बनाएंगे। तो ये दोनों पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और ये दोनों पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो ये दोनों के p
वाई जो है ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो इनके दरमियान एक नॉर्मल ये पाई बॉन्ड बनेगा, जैसे ये ऑक्सीजन के और कार्बन के दरमियान ये जो है ये एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। फिर इसी तरह से 2pz दोनों के ओवरलैप करते हैं, तो चूंकि कार्बन के 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑक्सीजन के 2pz में एक पेयर है, तो ये बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल को ये पेयर डोनेट करेगा, तो ये इसमें पाई 2pz में पेयर आ जाएगा, तो इनके दरमियान एक और पाई बॉन्ड बन जाएगा। क्योंकि इसमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, लिहाजा इस पाई बॉन्ड को हम एरो से जाहिर करेंगे और एरो की डायरेक्शन जो है वो ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ होगी। अब जो दोनों पाई स्टार ऑर्बिटल हैं ये वेकेंट रहेंगे। अब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है ये चूंकि 2s वाले तो कैंसिल कर रहे हैं, अब 2pz में देखें जितने पेयर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं इलेक्ट्रॉन के माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसको आप डिफरेंस निकाल लेंगे तो ये उनके नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ जाएंगे। तो इसमें ये 3 पेयर हैं, तो इनके दरमियान जो है ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है ये 3 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। इसका मतलब है ऑक्सीजन के और इनके दरमियान जो है ना वो 3 बॉन्ड बनेंगे, एक सिग्मा होगा और 2 ये दोनों पाई होंगे। और इसकी जो बॉन्ड लेंथ है ये आप देखते हैं कि ये 112.8 पिकोमीटर है या 1.128 एंगस्ट्रॉम है। तो ये फ्री कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, और इसमें आप देखते हैं कि कोई भी ना कार्बन के पास ना ऑक्सीजन के पास कोई पेयर नहीं है जो वो मेटल को डोनेट कर सके। तो चूंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड जब बॉन्ड बनाता है तो बेसिकली ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है ये मेटल को डोनेट करता है। तो ये तो था फ्री कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर। उसके बाद कॉल्सन ने कहा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसका अपना स्ट्रक्चर जो होता है वो फ्री कार्बन मोनोऑक्साइड से थोड़ा डिफरेंट होता है। शायद मैंने पहले भी आपको बताया कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो पहले हम मुख्तलिफ टेक्निक से उसको डिटरमिन करते हैं, जिनमें एक्सरे, क्रिस्टलोग्राफी है या इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड है, और उसके बाद फिर हम उस स्ट्रक्चर को डिफरेंट थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं। तो चूंकि जब मेटल कार्बोनाइल का हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं एक्सरे से या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से, तो हमें पता चलता है कि इसमें मेटल और कार्बन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसका मतलब है कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। अब इसको प्रूव करने के लिए ये कॉल्सन ने एक मॉडल पेश किया, इसको कॉल्सन साइंटिस्ट है, इसका नाम इसके मॉडल को हम कहते हैं ये कॉल्सन मॉडल है। उसने कहा कि उसी तरह से ये कार्बन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कार्बन के 2s में 2, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के 2s में 2 और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये उसका वैलेंस है। अब ये कार्बन के ऑर्बिटल है, इस तरफ एनर्जी बढ़ रही है, ये इसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p, अब इसको z का उसने नाम दिया, ये 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2py में 1 है, 2px खाली है। आप इनको किसी तरतीब से नाम दे दें और किसी में आप इलेक्ट्रॉन 2 लिख सकते हैं, ये कंपल्सरी नहीं होता कि ये जरूरी इन्हीं 2 ऑर्बिटल में हो, लेकिन चूंकि उसने कहा था कि s और pz हाइब्रिडाइज करें इसलिए इसको pz को मैंने इधर लिखा। इसी तरह से ऑक्सीजन का ये 2s ऑर्बिटल है, ये 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2py है, ये 2pz है। तो अब इसमें सबसे पहले उसने ये कहा कि कार्बन का जो 2s ऑर्बिटल है और ये 2pz है, ये पहले आपस में हाइब्रिडाइज करते हैं, एक s और एक p हाइब्रिडाइज करते हैं। तो आपने हाइब्रिडाइजेशन का रूल पढ़े होंगे,
सर आवाज नहीं आ रही। तो जी आवाज नहीं आ रही सर अब आई है, पहले बंद हो गई थी। अच्छा पता नहीं क्यों बंद हुई है। चले मैं रिकॉर्डिंग भी इसकी सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो ये 2s और 2pz के हाइब्रिडाइजेशन से हमें ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं, spz और ये spz। अब चूंकि ये एक पेयर है इनके पास और एक सिंगल है, तो ये पेयर इसमें आ जाएगा, एक spz हाइब्रिड ऑर्बिटल में और दूसरे spz में सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब ये जो spz है ये इस कार्बन के ऊपर ये पेयर आ जाएगा जो वो मेटल को डोनेट कर सकता है। जो वो ऑक्सीजन के इस spz के साथ हेड टू हेड ओवरलैप करेगा, जबकि कॉल्सन ने ये कहा था कि ऑक्सीजन का जो 2s का इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इनर्ट रहता है, ये आपस में कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता। तो ये इनर्ट पेयर जो है ना ये ऑक्सीजन के ऊपर ये लिखा हुआ। अब ये 2pz ऑक्सीजन का और ये spz कार्बन का, ये दोनों आपस में जो है ये हाइब्रिडाइज करेंगे तो हमें दो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। एक का नाम होगा सिग्मा spz और pz और दूसरे का हो जाएगा सिग्मा स्टार spz pz होगा। अब क्योंकि दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें रहेंगे और spz में, और दोनों कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो है ये एक सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा और इसी का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा ये वाला है। तो इसको भी आपने डॉटेड लाइन से इसके साथ मिलाना है, ये वाले इसके साथ, इधर से इसके साथ। तो ये सिग्मा स्टार spz pz ये वेकेंट रहेगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब उसके बाद ये ऑक्सीजन का 2py और कार्बन का ये 2py करेंगे तो ये पाई 2py बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएंगे और ये एंटी बॉन्डिंग बनेगा पाई स्टार 2py बन जाएगा। इसी तरह से जो है ये 2px कार्बन का और ये 2px इसका ऑक्सीजन का, ये दोनों पैरेलल ओवरलैप करेंगे तो ये पाई 2px बनाएंगे और इसी का एंटी बॉन्डिंग जो बनेगा ये पाई स्टार 2px हो जाएगा ये वाला। तो ये दोनों पाई स्टार ऑर्बिटल हैं, ये आपस में एनर्जी के में बराबर होंगे और ये जो पाई वाले हैं ये आपस में एनर्जी में बराबर होंगे। तो अब इनके दरमियान ये दो पाई बॉन्ड बन जाएंगे, ये दो पाई बॉन्ड जो है ना कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान, एक ये पाई बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। ये ऊपर वाला जो पाई बॉन्ड बना है इसमें भी आप देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन का 2px ऑर्बिटल है वो अपना पेयर इसको डोनेट कर रहा है पाई ऑर्बिटल को, लिहाजा इसको आप एरो से शो करते हैं। तो अब ये spz में ये पेयर है इलेक्ट्रॉन का और ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है जो इनर्ट है और इनके दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड है और दो जो है ये पाई बॉन्ड है। तो ये कॉल्सन का ये मॉडल। अब उसने ये कहा कि ये जो दो पाई स्टार ऑर्बिटल बने हैं ये, क्योंकि ये अगर आप इसको लाइन ड्रा करें ये दोनों पी ऑर्बिटल के दरमियान से, तो ये जो दोनों रेड वाले पाई स्टार ऑर्बिटल हैं इनकी एनर्जी और इनकी सिमेट्री वही होती है जो ट्रांजिशन मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल्स की होती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये जो दो पाई स्टार ऑर्बिटल हैं पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2px ये दोनों जो है ये वेकेंट है और इनकी एनर्जी और इनकी सिमेट्री वही होती है जो ट्रांजिशन मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल की होती है, जिसकी वजह से ये ट्रांजिशन मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल के साथ ये ओवरलैप करते हैं तो ये मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वापस ले लेते, जिसकी वजह से जो है ये एक बैक बॉन्ड बनेगा
इसको हम पाई बॉन्ड भी कहते हैं, बैक बॉन्ड भी कहते हैं, या चूंकि इसमें ट्रांजिशन मेटल का डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है और इस कार्बन मोनोऑक्साइड के जो है ये जो पाई स्टार ऑर्बिटल जो कि पी से बने हैं, तो इस बॉन्ड को हम डी पाई पी पाई बॉन्ड भी कहेंगे। तो यहां तक आपने पहले पढ़ा था। अब हम आगे चलते हैं कि मेटल के और कार्बन के मोनोऑक्साइड के दरमियान बॉन्डिंग किस तरह बनेगी। जस्ट एक मिनट, मुझे जरा एक टेस्ट है क्लास का, मैं उसको पेपर सेंड कर लूं। अच्छा जी, अब जो है ये हम शुरू करते हैं। अब जो है नेक्स्ट देखें, आपने एक चीज पढ़ी थी कि जो लिगेंड होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक सिग्मा लिगेंड होते हैं और एक सिग्मा डोनर लिगेंड होते हैं और एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं। जो सिग्मा डोनर लिगेंड होते हैं वो लिगेंड होते हैं जो ट्रांजिशन मेटल को थ्रू सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, लेकिन उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो वापस नहीं ले सकते थ्रू पाई बॉन्ड, उनको हम कहते हैं ये सिग्मा डोनर लिगेंड होते हैं। और सिग्मा डोनर लिगेंड की ये खूबी होती है कि वो सिर्फ उन ट्रांजिशन मेटल के साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं जो ट्रांजिशन मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है, जबकि जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होते हैं उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो मेटल को थ्रू सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, लेकिन थ्रू डी पाई पी पाई बॉन्ड मेटल से कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वापस भी ले लेते हैं। इसलिए इनको हम कहते हैं ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होते हैं, क्योंकि ये पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। और जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स हैं इनकी ये कोशिश होती है कि ये उन मेटल के साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाएं जो जीरो वैलेंट स्टेट में होती हैं या वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होती हैं। मैंने इसकी मिसाल भी दी थी कि अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पे कुली ने अगर दो बैग सर पे उठाए हुए हैं तो आप उसके सर पे तीसरा बैग रख देंगे तो वो उससे चलना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप कुली का जो बैग है आपने रख दिया, लेकिन बाद में आपने उससे जो है वो थोड़ा सा उसमें से सामान वापस निकाल लिया, तो उसका ये होगा कि उसका बोझ कम हो जाएगा, तो वो तेज चलना शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह जो ट्रांजिशन मेटल ऑलरेडी जीरो वैलेंट स्टेट में होती हैं या लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होती हैं, उनका ये होता है कि उनमें इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत तो होती है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उनके लिए रिटेन रखना मुश्किल हो जाता है उस आफ्टर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब वो ले लेते हैं लिगेंड से तो उनके साथ वो बॉन्ड फिर स्टेबल नहीं होता, इतना स्टेबल नहीं होता। अब उसको स्टेबल करने के लिए वो क्या करते हैं कि उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसी लिगेंड को थ्रू पाई बॉन्ड वापस कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं ये पाई, अगर लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है तो ये लिगेंड जो है ये पाई डोनर होगा और मेटल पाई एक्सेप्टर होगी, सिग्मा एक्सेप्टर होगी, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू दे। अब मेटल उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस कर रही है थ्रू पाई बॉन्ड, तो अब जो है ये जो कार्बोनाइल है ये लुईस एसिड का काम करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल से ले रहा है। कोई भी चीज जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करेगी वो लुईस एसिड होगा, तो ये उसकी लुईस एसिडिटी होती है।
लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन मोनोऑक्साइड डोनेट करता है तो वो उसकी लोएस्ट बेसिसिटी होती है। अब आपने देखना है कि मेटल कार्बोनाइल के अंदर बॉन्डिंग किस तरह से होती है। ये अच्छी तरह समझ ले तो आगे फिर आपको स्ट्रक्चर्स जो है ना वो आसान हो जाते हैं ड्रा करने में। तो ये मेटल है M, ये इसके कोई वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है। वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो sp भी हो सकते हैं, sp2, sp3, dsp2, dsp3, d2sp3, कोई भी हो सकते हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है जो आपने पीछे स्ट्रक्चर पढ़ा है कोल्सन मॉडल, उसका ये कार्बन का ये sp-Z हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो अब क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो sp-Z हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो मेटल के वेकेंट जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनके साथ ओवरलैप करता है। चूंकि वो वेकेंट है लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन पेयर उनको डोनेट करता है, जिसकी वजह से ये मेटल के और कार्बन के दरमियान ये सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। तो ये मेटल कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बना है। अभी इनके दरमियान ये तीनों बॉन्ड मौजूद हैं और ये लोन पेयर जो है ना ये इसके ऊपर मौजूद है ऑक्सीजन के ऊपर। ये इसको हम कहते हैं ये स्ट्रक्चर है। अब लिगेंड जो है ना ये इसको एक और तरह से भी क्लासिफाई करते हैं कि एक होते हैं टर्मिनल लिगेंड्स, एक होते हैं ब्रिजिंग लिगेंड। टर्मिनल लिगेंड वो होते हैं जो एक मेटल एटम के साथ अटैच होते हैं, उनको हम कहते हैं ये टर्मिनल लिगेंड होते हैं। और वो लिगेंड जो दो मेटल एटम को आपस में मिलाएं ब्रिज की तरह, जिस तरह ब्रिज जो है वो दरिया के दो किनारों को मिलाता है, उसी तरह अगर कोई लिगेंड दो मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके मिलाए तो उसको कहते हैं ये ब्रिजिंग लिगेंड है। तो इसमें चूंकि ये अभी एक मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड से अटैच हो रहा है तो इसको हम कहते हैं ये टर्मिनल लिगेंड है, लेकिन ये इसका एक स्ट्रक्चर यही है। अभी इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, अभी सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू सिग्मा बॉन्ड डोनेट कर रहा है। अब ये देखें ये मेटल के जब ये बॉन्ड बन जाता है तो ये मेटल के ये फील्ड डी ऑर्बिटल है, ये जो लाइनें लगा देते हैं शेड कर देते हैं ऑर्बिटल को, इसका मतलब होता है ये फील्ड ऑर्बिटल है। ये एक मिस हो गया, ये भी इसी को भी आपने फिल करना है। और ये फील्ड ऑर्बिटल है मेटल के जो डी ऑर्बिटल है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड के दरमियान ये सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। अब ये वो एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल हैं जो आपने पीछे देखे थे, ये वाले जो दो पाई स्टार ऑर्बिटल है ना, ये वाले दो जो वेकेंट हैं और उनकी एनर्जी और उनकी सिमेट्री वही है जो ट्रांजिशन मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल की थी। तो अब क्या होगा कि ये मेटल जिसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कार्बन मोनोऑक्साइड से पहले एक्सेप्ट की, अब वो थ्रू इनको ओवरलैपिंग होगी। अब ये मेटल के ये फील्ड डी ऑर्बिटल हैं और ये कार्बन मोनोऑक्साइड के एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल हैं, तो ये इनके साथ ओवरलैप करेंगे, ये बैक डोनेशन होगी। अब चूंकि बैक डोनेशन से इनके साथ पाई बॉन्ड बनना है, तो अब ये जो बॉन्ड उसने बनाया था पाई बॉन्ड, क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 3 ये और 2 ये बनेंगे तो 5 हो जाएंगे। तो कार्बन जो है ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, लिहाजा ये पेयर जो है ना ये बॉन्डिंग पेयर पाई वाला ये वापस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। अब ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर पहले था, हो गए। कार्बन के दरमियान पहले ये सिग्मा बॉन्ड था, लेकिन अब ये डी और पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, पैरेलल ओवरलैपिंग से इनके दरमियान एक पाई बॉन्ड बन गया है। इसको हम सिर्फ पाई बॉन्ड भी कहते हैं, इसको हम डी पाई पी पाई बॉन्ड भी कहते हैं, इसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। बहुत दफा इसकी जगह डेटिव लिखा होता है, DATIV डेटिव बॉन्ड, तो ये बन जाएगा। अब इसमें भी आप देख रहे हैं कि मेटल के और कार्बन मोनोऑक्साइड जो ना वो एक ही मेटल के साथ अटैच है, लिहाजा ये भी जो है ना ये एक टर्मिनल कार्बोनाइल ही है, लेकिन आप इसको हम कहेंगे ये बी स्ट्रक्चर है। वो ए था जिसमें मेटल कार्बन सिंगल बॉन्ड था और कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड था। अब इसमें मेटल कार्बन भी डबल बॉन्ड है
और कार्बन ऑक्सीजन भी सिंगल डबल बॉन्ड है, जबकि कार्बन ऑक्सीजन में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है और इसमें एक सिग्मा और एक डी पाई पी पाई बॉन्ड है। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ए और बी, ये टर्मिनल कार्बोनाइल के हैं, यानी कि वो कार्बोनाइल जो एक मेटल से अटैच है, और इसको हम ए स्ट्रक्चर कहते हैं, इसको हम बी कहते हैं। अब किसी भी मेटल कार्बोनाइल में ये दोनों मौजूद होते हैं। ये नहीं होता कि 100% उसमें ए हो या 100% बी हो, ये नहीं होता। ये भी होते हैं, ये भी होते हैं। अब ये कितने वो होते हैं, कितने ये होते हैं, ये हर मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम उसको जो है ना एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन कर सकते हैं कि इसमें कितने मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ए वाले होंगे और कितने मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बी वाले होंगे। क्योंकि जब हम इनका आईआर लेते हैं, इसे कहते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर, या आजकल उसकी जो लेटेस्ट फॉर्म है उसको FTIR कहते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये हमें फर्क दोनों में यह है कि इसमें जो वीक सिग्नल होते हैं ना FTIR में, वो भी स्ट्रांग होके अपीयर होते हैं। तो जो छोटे छोटे सिग्नल होते हैं ग्राफ में आते, वो इसमें बड़े शार्प होके आते हैं FTIR में। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में ये प्योर ये वाला बॉन्ड हो, तो जब हम इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है, तो ये में ये देखते हैं तो ये आ जाती है, इसको न्यू बार से कहते हैं, ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है। ये आप पढ़ेंगे कि इसकी स्ट्रेचिंग होती है, बेंडिंग होती है, फिर उसके आगे टाइप्स होती हैं। तो आईआर जो है ना, ये किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो फंक्शन ग्रुप होते हैं ना, उसको ये डिटरमिन करता है। बेटे मैं आपको एक और बात अभी कहने लगा हूं कि अब ये टाइम खत्म होने वाला है, तकरीबन 1 मिनट रह गया, एक से भी कम है। तो अगर ये खत्म हो जाता है ना टाइम, तो आप दोबारा ज्वाइन कर लें। मैं चाह रहा था कि ये आज बॉन्डिंग जो ना ये इसको कंप्लीट कर लें। तो अगर ये खत्म हो जाता है तो आप इसको दोबारा प्लीज ज्वाइन कर लें। इसी लिंक पर ही ज्वाइन करना है आपने। ओके सर। जिस लिंक पे पहले किया ना उस पे। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में प्योर स्ट्रक्चर यही है, तो उसमें ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इसकी आती है 2155 पर सेंटीमीटर पे, 2155 पर सेंटीमीटर। ये वेव नंबर का यूनिट होता है पर सेंटीमीटर। और अगर किसी मॉलिक्यूल में 100% ये स्ट्रक्चर आ रही है, यस सर। ये शेयर भी हो रही है स्क्रीन। यस सर। अच्छा, ये मैं बता रहा था कि ये पाई स्टार ऑर्बिटल हैं, जिनकी एनर्जी और जिनकी सिमेट्री जो है ये वही होती है जो मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल की होती है, जिसकी वजह से ये ओवरलैप करके तो ये डी पाई पी पाई बॉन्ड बनाते हैं। अभी किसी ने पूछा था कि ये 2 पाई बॉन्ड, वो दोबारा क्वेश्चन करेंगे जिसने पूछा था। सर मैंने ये पूछा था कि जो मेटल के 2 ऑर्बिटल्स है ना, 2 फील्ड ऑर्बिटल्स 2 पाई स्टार ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, तो यहाँ पे नीचे हमने एक बॉन्ड बनाया हुआ है डी पाई पी पाई बॉन्ड, तो 2 बनने चाहिए ना। ये बेटे ये सिंबॉलिक होता है, एक्चुअली बॉन्ड एक ही बनता है। आप बेशक यहाँ पे चारों की भी ओवरलैपिंग शो कर देंगे ना, तो बॉन्ड सिंगल ही बनना है। ये बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट होने को शो कर, बॉन्ड एक ही बनना है, क्योंकि ये पैरेलल ओवरलैप है ना। तो पैरेलल और दोनों जो नेगेटिव ये आप पढ़ेंगे जब आप बॉन्डिंग पढ़ेंगे कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उनको सेम साइन वाले ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, और जो एंटी बॉन्डिंग वाले होते हैं उनमें भी सेम। जैसे ये पॉजिटिव इसका साइन होता है, ये पॉजिटिव इसका होता है, इस तरह इसका ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव। तो ये दोनों ओवरलैप करने का मतलब होता है एक पाई बॉन्ड बनता है। आप देखते हैं ना, ऑक्सीजन का भी जब बॉन्ड बनता है तो वो एक ही पाई बॉन्ड बनता है, उसमें भी दोनों के पी ऑर्बिटल पैरेलल ओवरलैप जब करते हैं तो वो अपर और लोअर दोनों पार्ट जो होते हैं ये ओवरलैप करते हैं। ठीक है सर, उस केस में तो लोब्स होते हैं ना, लेकिन यहाँ पे तो पाई स्टार जी था, पाई स्टार एक्स था और पाई स्टार वाई था।
दो डिफरेंट नहीं ऑर्बिटल्स थे ना वहां पे। नहीं, वो अब उसमें कोई एक करेगा ना, जरूरी नहीं कि दोनों करें, वो डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी, अगर तो जाहिर है वो दोनों करेंगे तो फिर वो दोनों, लेकिन इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो वापस नहीं करता, क्योंकि वो सिर्फ पार्शियली करता है। एक पेयर की तो उसने ली है, अब उसमें से सिर्फ उसने पार्शियल करनी है, इसका मतलब मैक्सिमम जो बॉन्ड बनेगा वापसी का वो एक ही बनेगा, उससे ज्यादा नहीं बनेगी, इसलिए सिंगल बॉन्ड इसको शो करेंगे। ठीक है जी सर। अच्छा, तो ये मैं बता रहा था कि जब मेटल कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बनता है तो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान जो है ना ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जब आप आईआर के बारे में पढ़ेंगे तो आईआर जो होता है ना वो ये होता है कि जितना मॉलिक्यूल के दो एटम के दरमियान बॉन्ड स्ट्रांग होता है या मल्टीपल बॉन्ड होता है, यानी कि जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो जितने बॉन्ड ज्यादा होते हैं ना उतनी ही ये हायर वेव नंबर पर वैल्यू जाती है। आईआर की जो रेंज होती है ना ये तकरीबन शुरू हो जाती है 400 से लेके तो 3000 तक हम वेव नंबर में इसको लेते हैं। तो इसकी जो है ये 2155 पे आती है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, अगर ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब इनके दरमियान पाई बॉन्ड बनने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना इनके दरमियान शिफ्ट हुई है और यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर वापस इधर चली गई, अब यहाँ डबल बॉन्ड रह गया। तो डबल बॉन्ड होने की वजह से इनकी स्ट्रेचिंग जो होती है ना वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये वैल्यू कम आ जाती है, ये 1855 पे हो जाती है, 1850 पे। तो अगर आप दोनों को जमा करके 2 से डिवाइड करें तो ये रफली बन जाती है 2000 पर सेंटीमीटर, ये रफली बन जाएगी 2000 पर सेंटीमीटर, ये एवरेज आ जाएगी। अब इस एवरेज का मतलब है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ टर्मिनल कार्बोनाइल मौजूद है और उसका जब हम आईआर लेते हैं तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो 2000 पर सेंटीमीटर पे आती है, तो इसका मतलब होता है कि इसमें 50% स्ट्रक्चर ए वाले कार्बोनाइल है और 50% जब वो बी वाले हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं कि चूंकि जो ये दो मॉलिक्यूल हैं जिनके अंदर आप देखते हैं कि दोनों में जो है ये टर्मिनल कार्बोनाइल है, एक में कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है और दूसरे में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन रहा है। जितनी मल्टीपल बॉन्डिंग ज्यादा होती है उतनी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 2155 पर सेंटीमीटर आ जाती है। ये वेव नंबर होता है, इसलिए इसके ऊपर बार डाला, ये वेव नंबर होता है, स्ट्रेचिंग वेव नंबर होता है। इसी तरह अगर इसमें डबल बॉन्ड है तो ये स्ट्रेचिंग जो है ये वेव नंबर ये 1850 सेंटीमीटर पे आएगा। अब अगर किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ टर्मिनल कार्बोनाइल है, ब्रिजिंग नहीं है, तो अगर आप इन दोनों को जमा करें तो इनका एवरेज 2000 आता है। तो इसका मतलब है अब उसमें जो पीक है वो 2000 पर अगर आती है ना तो उससे ये साबित होता है कि उसमें आधे जो कार्बोनाइल है 50% वो स्ट्रक्चर ए वाले से अटैच है मेटल के थ्रू, अटैच है। इसकी मिसाल जो है ये आप देखते हैं कि ये क्रोमियम है या आपके पास जो क्रोमियम है, उससे नीचे जो है वो मोलिब्डेनम है, उससे नीचे जो है टंगस्टन है, वो डब्ल्यू वुल्फ्रम से कहते हैं, सिंबल डब्ल्यू जो होता है ये वुल्फ्रम से निकला। तो क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन ये हेक्सा कार्बोनाइल बनाते हैं, इनके मेटल के साथ 6 कार्बोनाइल लगाते हैं, और जब हम इन तीनों के हेक्सा कार्बोनाइल लेके उनका आईआर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि इनकी पीक तीनों की अलग अलग 2000 पे आती है। तो इसका मतलब है इनके हर मॉलिक्यूल में 6 में से 3 मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ए के थ्रू अटैच है मेटल के साथ, और 3 मॉलिक्यूल जो है ये स्ट्रक्चर बी के थ्रू मेटल के साथ अटैच है।
ठीक है जी। अब ये आपने यहाँ तक आज आपने पढ़ा है कि किसी भी मेटल कार्बोनाइल में जो टर्मिनल कार्बोनाइल होते हैं वो दो तरह से अटैच होते हैं मेटल के साथ। एक स्ट्रक्चर ए वाले जो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बी वाले जो सिग्मा और D5P5 बॉन्ड बनाते हैं। और दोनों के IR की वैल्यू ये होती है, अगर सारे उसमें ये मॉलिक्यूल है बी वाले तो ये 1850 पे आएगी पीक, अगर सारे मॉलिक्यूल उसमें ए वाले हैं ये 2155 पे आएगी। लेकिन किसी भी मेटल कार्बोनाइल में ना तो 100% ए वाले होते हैं ना 100% बी वाले होते हैं, तो इन दोनों का जो एवरेज होता है ये 1850 और इसका 2155 का ये 2000 पे आता है। तो अगर किसी मेटल कार्बोनाइल जी सर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मॉलिक्यूल को स्ट्रेच करने के लिए, यानी कि आप ये मैं अभी बाद में करें फिर वो तसलसल जो है ना वो टूट जाता है लेक्चर का। मैं अभी टाइम देता हूँ, सिर्फ 1 मिनट मुझे और दे दें। तो इन दोनों का एवरेज जो है ये 2000 पर सेंटीमीटर है। 2000 का मतलब है कि इसमें 50% स्ट्रक्चर ए होगा, 50% बी होगा। इसकी आप 3 एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल है, मोलिब्डेनम हेक्साकार्बोनाइल है और वुल्फ्रम या टंगस्टन हेक्साकार्बोनाइल है। इनमें इनका अगर आप हर एक अलग-अलग लें IR तो इनकी पीक 2000 पे आती है। इसका मतलब है हर मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बोनाइल ऐसे हैं जो स्ट्रक्चर ए वाले हैं और 3 जो है वो बी वाले, क्योंकि मेटल एक है। जब मेटल एक होगी तो इसका मतलब है उसमें सारे कार्बोनाइल टर्मिनल होंगे। लेकिन अगर मेटल एक से ज्यादा एटम है तो फिर उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि उसमें कुछ ब्रिजिंग भी हो। अगर किसी मॉलिक्यूल में ब्रिजिंग कार्बोनाइल है तो उसकी पीक्स जो होती हैं वो आमतौर पे 1600 से लेके 1650 तक पे आती हैं। ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल में ब्रिजिंग कार्बोनाइल हो तो उसकी पीक 1600 से 1650 के दरमियान आती है। ये इसका एक जनरल जो है वो है। अगर सिर्फ एक ही मेटल एटम है कार्बोनाइल के अंदर तो फिर उसमें जो है वो सारे टर्मिनल होंगे, लेकिन टर्मिनल में कितने ए वाले होंगे कितने बी वाले ये हमें एवरेज इससे मिलेगा। अगर पीक 2000 से ज्यादा जाती है तो इसका मतलब है उसमें स्ट्रक्चर ए वाले ज्यादा होंगे, और अगर पीक उसकी 2000 से लो पे आती है तो इसका मतलब है उसमें बी वाले जो ना वो ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे। तो इससे हमें अंदाजा लगता है कि किसी मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चर ए वाले कितने हैं और बी वाले कितने हैं। अब एक बेटी ने सवाल किया था कि ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ये जब आप IR पढ़ेंगे, वैसे तो ये एनालिटिकल में ज्यादा डिटेल इसकी पढ़ाएंगे, लेकिन सिंपली ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल कोई भी मॉलिक्यूल होता है ना तो आपको पता है कि उसमें जितने बॉन्डेड एटम होते हैं वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं। अब वाइब्रेट करने में क्या होता है कि एक दफा वो बाहर को जाते हैं और एक दफा अंदर को, इस तरह से वाइब्रेशन होते हैं, इस तरह से वाइब्रेशन। ठीक है, अब उनको बाहर जाने के लिए स्ट्रेच करने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है ना, क्योंकि जब वो स्ट्रेच कर रहे होते ना तो एक खास एनर्जी की लाइट को वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं ये उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है। और इसी तरह जब वो अंदर प्रेस हो रहे होते हैं या इस तरह कर लें कि जैसे वो बेंडिंग से मुराद है कि क्या होता है, ठीक है ना, फिर बायां आगे दायां पीछे इस तरह से ना चलते आगे, इसे कहते हैं ये बेंडिंग मूवमेंट होती है। तो मॉलिक्यूल जो है ना ये स्ट्रेच भी करते हैं, यानी कि आगे पीछे भी जाते हैं और और दाएं बाएं भी समय ले जाते हैं, जिसकी वजह से तो जब वो बेंड करते हैं तो उसके लिए जो एनर्जी उनको वो एक खास वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब करेंगे, उसको हम कहेंगे ये बेंडिंग जो है ना उसकी फ्रीक्वेंसी है। और फिर बेंडिंग जो होती मूवमेंट ना ये आप पढ़ेंगे कि ये 4 की होती है। एक उसको सीजरी कहते हैं, एक को हम रॉकिंग कहते हैं, इसी तरह एक जो है ना ये 4 टाइप की होती है। तो वो डिटेल आप बाद में पढ़ेंगे। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम
और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें बेटे। सर एग्जांपल बता दें एवरेज स्ट्रेचिंग एनर्जी जिनकी होती है कंपाउंड्स की। हर मालिक्यूल की होती है, चाहे वो OH ग्रुप है ना, जैसे आप फिनोल है तो फिनोल में आपको पता है कि बेंजीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी होता है, वो उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। इसी तरह से जो ऑक्सीजन OH ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, उसकी अपनी होती है। और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो जी बेटा सर एग्जांपल आपने एवरेज 200 पर सेंटीमीटर जिनकी थी ना स्ट्रेचिंग, आपने उसके लिए एग्जांपल। 2000 सिर्फ ये सिर्फ कार्बन ऑयल, ये बेटे सिर्फ कार्बन ऑयल की है, ये सिर्फ कार्बन ऑयल की है, उस कार्बन ऑयल की जो मेटल के साथ अटैच है, ठीक है। तो अब ये मैं एंड कर रहा हूँ, ये गलती से ये सेकंड पार्ट जो रिकॉर्ड नहीं हो सका, लेकिन पहला पार्ट जब वो हो गया रिकॉर्ड, मैं आपको वो सेंड कर सर एक क्वेश्चन करना। जी पूछ लें बेटा, जल्दी। सर ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, ये मेटल के साथ बॉन्डिंग करते वक्त इन्वॉल्व क्यों नहीं होता, ये इनर्ट क्यों रहता है? ये एक्चुअली तो ये हर मॉलिक्यूल के अंदर ना ये इसका बिहेवियर डिफरेंट है, क्योंकि ये लोन पेयर भी बॉन्ड बना सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर सिंपल आप वाटर को मॉलिक्यूल को देखते हैं तो H2O होता है, लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा सा एसर डाल देते हैं, हाइड्रोजन आयन डाल देते हैं, तो हाइड्रोजन आयन का मतलब होता है कि उसके पास 1s में एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी निकल चुका है। तो अब वो 1s का जो ऑर्बिटल होता है ना, वो उसके पॉसिबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो वहां पे फिर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर उसको डोनेट करता है, उसके साथ एक तीसरा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कोवैलेंसी जो होती है ना वो 3 हो जाती है। ये आप पढ़ेंगे कि या पढ़ा भी होगा कि एक चीज होती है कोवैलेंसी होती है कि किसी भी एटम की कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की जो एबिलिटी होती है ना, वो कोवैलेंसी है। हर एटम की अपनी एक नॉर्मल कोवैलेंसी होती है और एक मैक्सिमम होती है। जैसे कार्बन की नॉर्मल 4 है और मैक्सिमम भी 4 है, 4 से ज्यादा वो बॉन्ड नहीं बना सकता। लेकिन ऑक्सीजन की नॉर्मल 2 है, क्योंकि उसके बाद 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो नॉर्मल 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, लेकिन एक लोन पेयर वो डोनेट करके तो तीसरा बॉन्ड बना सकता है। अगर वो मेटल को करेगा तो वो मेटल के साथ बनाएगा, अगर वो हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर रहा है तो वो हाइड्रोजन आयन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो उसकी कोवैलेंसी 3 हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सर यहाँ भी तो करना चाहिए ना फिर? नहीं बेटे, अब उतने नहीं ना हो सकते ना, क्योंकि दूसरा यह है कि जब वो कार्बन बॉन्ड बना रहा है ना तो ऑक्सीजन दूर चला जाता है। लेकिन आप बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जिनमें ऑक्सीजन जो है वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो वो डोनेट तो कर सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन जो है वो किस मॉलिक्यूल में किस एटम के साथ अटैच है। तो ऑक्सीजन के पास नॉर्मली 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन एक पेयर वो डोनेट कर सकता है। यहाँ पे वो मेटल से दूर है फासले पर, जब एक ही मेटल है तो ये दूर है, तो ये पेयर यहाँ से डोनेट नहीं हो सकता इतना। सर जी सर इसकी एक रीजन ये भी हो सकती है कि जो कार्बन का नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। ये रीजन वैसे मेरे ज़हन में तो नहीं है, मेरा ख्याल ना मैं पढ़ी कभी, क्योंकि जो कार्बन के पास पेयर है वो, क्योंकि जब कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल है तो वो प्रेफरेबली उसको डोनेट होगा। तो ये आपकी बात यहाँ तक तो सही है कि आपने देखा था ना ये पिछली स्लाइड में, अगर आप देखें तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बना है sp(g), इसकी एनर्जी उससे थोड़ी सी लो है, जो कि इसका 2s लोन पेयर वाला है। तो इस बेस आप कह सकते हैं कि चूंकि इसमें जो 2s वाला ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी जो है वो चूंकि ज्यादा है थोड़ी सी, तो ऐसे वो नहीं। लेकिन
क्योंकि मेटल कार्बोनाइल में कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनते हैं जितने भी, लिहाजा इनको हम जो है ना ये कार्बन मेटल का बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन इसमें नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इसके साथ बेटे ये हम एंड करते हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हो सकता है ये डिपार्टमेंट में अब नेक्स्ट क्लास हो। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटे, अल्लाह हाफिज।